हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। लेकर आ चुका हूँ आप सब लोगों के लिए क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर। जी हाँ, इस सैम्पल पेपर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और दो पैरामीटर से इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहला, हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद जो सीबीएसई ने आंसर दिए हैं उन आंसर्स के अकॉर्डिंग इस पूरे के पूरे सैम्पल पेपर को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आंसर्स आप लोगों को भी करने हैं अपने एग्जाम के अंदर इस पेपर को देते टाइम पर। ठीक है, तो यार सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा पेपर है इसके पैटर्न को कैसे बाइफरकेट किया गया है। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि इकोनॉमिक्स है उसका कोड जो है वो 030 है और 2024-25 का ये सैंपल पेपर है। और सैंपल पेपर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर बता रखी है जो आप लोग को जरूर कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बता रखी है, यहाँ पर आपको दो सेक्शंस बोली हुई है कि आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो दो सेक्शंस के अंदर बाइफरकेटेड है। सेक्शन ए जिसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सेक्शन बी जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि आईईडी वाला पोर्शन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका 40 मार्क्स का आएगा, ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी 40 मार्क्स का आएगा। इसकी भी वेटेज कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की है। टोटल इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कितने हैं, सॉरी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यानी कि एक मार्कर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 3 मार्क्स के, राइट, जिसको कि आप लोगों ने 60 to 80 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है। देखो यहाँ पर जो ये लिमिट बता रखी है ना 60 से 80 वर्ड, कोशिश करिएगा कि इसी लिमिट्स के अंदर आप लोग क्वेश्चंस के आंसर करें। ज़्यादा अगर आप लोग बड़े बड़े आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनर को उसमें इवेलुएट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करिएगा। इस पेपर के अंदर आपको 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 4 मार्क्स के, जिसको कि आपने 80 से 100 वर्ड्स के बीच में आंसर करना है। और इसी के अंदर आपको 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 6 मार्क्स के, जिसको कि आपने 100 से 150 वर्ड्स के बीच में क्या करना है, उनका आंसर देना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपको स्टेटमेंट को बिल्कुल ज्यादा ध्यान से समझना है। और स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली है असर्शन और दूसरा है रीजन। और आपको सही करेक्ट ऑप्शंस को दिए गए ऑप्शन में से क्या करना है, चूज करना है, यानी कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। सबसे पहला कहता है असर्शन और दूसरा है रीजन। असर्शन क्या कहता है, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। अगर गवर्नमेंट ओपन मार्केट के अंदर क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करती है, तो इसकी वजह से जो डिफ्लेशनरी गैप है वो कम हो जाता है। अगर आप सब लोगों को पता होगा तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो डिफ्लेशनरी गैप है उसका जो कर्व है वो आप लोगों को कैसे बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और हमारी फिस्कल पॉलिसी जो है इनका यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोलता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहिए मार्केट से। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से परचेज हो जाएगी तो उसकी वजह से इन जो मनी का फ्लो है मार्केट के अंदर वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल नहीं होगा बल्कि इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल होगा। इसका मतलब कि पहली वाली स्टेटमेंट का आंसर जो है वो गलत है। सेकंड कहता है जो सेंट्रल बैंक है वो परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट के अंदर ताकि वो लेंडिंग कैपेसिटी को कमर्शियल बैंक की बढ़ा सके। तो बिल्कुल अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, किसका इंस्ट्रूमेंट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर क्या कहता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसको परचेज करना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लो। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट से परचेज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिक्योरिटीज है वो किसके पास आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, लेकिन जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो लेंडिंग कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कि पहली वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है और दूसरी वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका मतलब कि हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए कि पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है लेकिन रीजन जो है हमारा सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब आइए इसको यहां पर भी देखने की कोशिश करते हैं कि सीबीएसई ने इसका आंसर क्या दे रखा है। तो सीबीएसई भी कहता है कि भैया इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज डी, कि असर्शन हमारा गलत है लेकिन हमारा रीजन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और आपका आंसर भी कैसे करना है? आपको आंसर भी ऐसे लिखना है आपने, जैसे कि एग्जाम के अंदर पहले लिखना है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 और उसको राइट आंसर क्या होगा? डी। और डी आंसर क्या है हमारा? कि असर्शन ए इज फॉल्स, कि असर्शन जो है वो हमारा गलत है, बट रीजन आर इज ट्रू। ऐसे ही आप लोगों ने इसका क्या करना है? आंसर लिखना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने क्या आता है कि द कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर has decided that the central government will provide free food grains to 81.35 करोड़ अप्रोक्स, यानी कि 81.35 करोड़ फूड ग्रेन्स जो है उतनी अमाउंट का क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बेनिफिशियरीज अंडर्स प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद द इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये करंट का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जा सके। तो बेस्ड ऑन द अफोरसेड स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको डिसाइड करना है कि जो बजटरी ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, जो वो अचीव करने की कोशिश कर रही है सही ओपिनियन के साथ में। पहला क्या है यहां पर देखते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है क्या? नहीं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है क्या गवर्नमेंट? नहीं। रीएलोकेशन करने की कोशिश कर रही है रिसोर्सेज का, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रही है? तो दिस इज नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज बोला जाता है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो कितने का? 85 पॉइंट समथिंग करोड़ अमाउंट का, ताकि लोगों तक जो है वो सामान पहुंच सके। राइट, फूड ग्रेन्स जो है वो लोग उसको क्या कर सके? एक्सेस कर सके। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन हम लोगों से कहता है टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें क्या करना है? ग्रोस वैल्यू एडेड निकालनी है। किसके ऊपर निकालनी है? मार्केट प्राइस के ऊपर निकालनी है। मस्ट बी एडेड टू द ग्रोस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस। ठीक है, बेसिक प्राइसेस के ऊपर से आपको क्या करना है? मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करेक्ट ऑप्शंस को फिलअप करना पड़ेगा। पहला कहता है कि आपको प्रोडक्ट टैक्सेस को इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। लेकिन आप सब लोग बोलेंगे कि सर जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था तो नेशनल इनकम के अंदर हमने तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी हम लोगों ने? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करी थी। हमने तो ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं करी है जिसके अंदर हम लोग जो है प्रोडक्ट की बात करने लग रहे होंगे, है ना। लेकिन आप लोग समझेंगे कि ये प्रोडक्ट टैक्स तो नहीं हो सकता है, ये प्रोडक्शन टैक्स भी नहीं हो सकता है, ये नेट प्रोडक्शन टैक्स भी नहीं है। तो ये क्या है बेटा? नेट प्रोडक्ट टैक्स है। तो नेट प्रोडक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर हम लोग इसे डालेंगे, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली बात ही किसकी करने वाले हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करने वाले हैं और सब्सिडीज की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? सब्सिडीज की बात करने वाले हैं। ये दो बातें जो है उसके अंदर आने वाली हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, और चौथा क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है? अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है। Market forces automatically adjust the surplus and deficit in the balance of payment account. Choose the correct option to fill up the following: fixed, flexible, मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। तो देखो यार, अगर मैं बात करता हूँ हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो हमारे पास जनरली दो तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम रहते हैं। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रहता है और एक हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रहता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसके अंदर जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई है, मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है, उस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, उस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चीजों को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है,
और यहां पर पूछने भी क्या लग रहा है कि कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है सरप्लस और डेफिसिट को। तो आपको पता है कि ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर, फिक्स्ड के अंदर या फिर डर्टी फ्लोटिंग के अंदर। डर्टी फ्लोटिंग एक बेसिकली ऐसा कंपोनेंट है जिसको एक्सरसाइज किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, जहां पर आरबीआई खुद क्या करने की कोशिश करती है, मैनेज करने की कोशिश करती है किसको, प्राइसेस को, फॉरेन करेंसी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए अब इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या बता रखा है यहां पर भी बोल रखा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस दैट इंडिकेट द रेफरेंस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिनल ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर एंगल। राइट, तो आपको क्या करना है, रेफरेंस लाइन की बात करनी है। और रेफरेंस लाइन का आप लोगों को पता है कि रेफरेंस लाइन जो है वो 45 डिग्री के एंगल से पास होती हुई जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात कर रखी है, यहां पर आपको इनकम की बात कर रखी है, यहां पर भी इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात है, लेकिन यहां पर एंगल्स में वेरिएशंस है। यहां पर अगर आप लोग एंगल चेक कर पाएंगे तो यहां पर जो टोटल एंगल है वो कितने का है, 45 डिग्री का है। और यहां पर जो एंगल बनने लग रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है। यहां पर 75 का है और यहां पर 30 डिग्री का है। तो आपको पता है कि रेफरेंस लाइन जो है वो 45 डिग्री एंगल से एसोसिएट करती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। राइट, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं कि यहां पर ऑप्शन क्या कहता है। तो ये विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन जनरली आया हुआ है, और अगर आप सब लोग देख पा रहे होंगे तो यहां पर भी क्या बता रखा है कि 45 डिग्री जो है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, अगला क्वेश्चन इसके अंदर है क्या कुछ और भी। अंडर Keynesian theory, reference line is a straight line passing through the origin drawn at an angle of, ये हमें लोगों को पता चल गया कि इसका जो राइट आंसर है वो 45 रहने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने, राइट, एज पर द गवर्नमेंट data, as per the data presented in the union budget 2023-24, the total revenue receipts या फिर total receipts of the government other than borrowings and the total expenditures are estimated at, यानी कि रेवेन्यू कितने की है, 27.2 लाख करोड़ की है। और दूसरी तरफ जो है वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो कितने का है, 45 लाख करोड़ रुपए का है। कितने का है, 45 लाख करोड़ रुपए का है। द वैल्यू ऑफ डैश डेफिसिट वुड बी 17.8 लाख रुपीस, यानी कि टोटल आपको बताना है कि किस डेफिसिट की वैल्यू जो है वो 17.8 लाख रुपए रहेगी। ठीक है, तो यार देखो, अगर आप देखेंगे ओवरऑल एक्सपेंडिचर 45 लाख का है और रेवेन्यू जो है वो कितने का है, 27.2 लाख करोड़ रुपए का है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 17.8, राइट, क्या आएगा ये, 17.8 आएगा ये। अगर आप एक्सपेंडिचर को यहां पर अगर माइनस करते हैं तो आपको एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितने दिखेगी, यहां पर 27.2 लाख करोड़ माइनस 17.8 लाख करोड़ रुपीस, राइट, आपको ये चाहिए वैल्यू, है ना। तो 27.2 और 45, एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, 45 करोड़ का है। एक्सपेंडिचर इज ऑफ 45 करोड़, राइट, और हमारे पास जो रेवेन्यू रिसीट है वो 27.2 करोड़ की है। अगर डिफरेंस बताएंगे तो ये आएगा 17.8 का। अभी आपसे पूछते हैं ये किस टाइप के डेफिसिट की बात कर रहा है, तो यहां पर डायरेक्टली एक्सपेंडिचर में से किसको माइनस कर रहे हैं हम लोग, रिसीट को माइनस कर रहे हैं। और जब एक्सपेंडिचर में से रिसीट्स को माइनस किया जाता है तो उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। कैसा डेफिसिट बोला जाता है इसे, फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखिए आंसर 6th का भी जो आंसर है वो क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर अगर आप लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। दी गई स्टेटमेंट को आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो यूनिटी हो सकती है। ठीक है, एज द इनकम ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजप्शन इज ऑलवेज मोर देन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द इनकम।
और आपको इस स्टेटमेंट के आधार पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट यहां पर आप लोग को गलत नजर आ रही है। तो अगर यार आप लोग यहां पर देखते हैं, पहली बात आप लोग को पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एमपीएस की वैल्यू और एमपीसी की वैल्यू क्या है, 1 होती है, राइट। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यूनिटी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 हो जाए यानी कि एमपीसी की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब जो पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो तो सही लग रही है। सेकंड स्टेटमेंट आपके सामने क्या कहती है, सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोलने लग रही है कि भैया जैसे जैसे इनकम है इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज करेगी, एज द इनकम इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज जो होगा कंजप्शन का वो ऑलवेज ज्यादा होगा इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द इनकम, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगा इनकम के हिसाब से, यानी कि इनकम कम बढ़ रही है लेकिन कंजप्शन उसके हिसाब से बढ़ता है नहीं। तो हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट आता हुआ नजर आता है आपको, तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि हमारी जो सेविंग है, राइट, वो सेविंग जो है वो बढ़ती है, ना कि हमारी कंजप्शन बढ़ती है। कंजप्शन इनकम के हिसाब से एक पर्टिकुलर लेवल तक इंक्रीज करेगी, लेकिन उसके बाद पर्सन जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश करता है, सेविंग करने की कोशिश करता है एज हिज इनकम इंक्रीजेस। तो इसका मतलब कि दूसरी वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है, पहली वाली सही है, दूसरी वाली गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। पहली सही है और दूसरी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होना चाहिए, राइट आंसर रहना चाहिए। तो सातवें का क्या राइट आंसर है, ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे सामने टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, करेक्ट ऑप्शंस यहां पर बताओ। तो यार जब भी अगर एक इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करते हैं अपन लोग, तो हमें एक चीज पता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो है वो टोटल हमारे पास 4 सेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, और वो 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहला जो सेक्टर हमारे पास रहता है वो हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर रहता है। दूसरा सेक्टर जो रहता है हमारे पास वो रहता है हमारे पास फर्म्स, राइट। थर्ड सेक्टर जो हमें देखने के लिए मिलता है दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है वो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर होता है। फोर्थ सेक्टर जो रहता है वो हमारे पास रहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या रहता है हमारे पास, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन सेक्टर। अब जब मैं इन तीनों सेक्टर्स की बात करता हूँ कंबाइंडली, अगर मैं इन तीनों सेक्टर्स की बात करता हूँ तो ये तीनों की तीनों सेक्टर्स जो है वो एग्जांपल है क्लोज्ड इकोनॉमी का। ये तीनों सेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी बनाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ये चौथा सेक्टर इंक्लूड हो जाता है तो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, ओपन इकोनॉमी के अंदर। इट गेट कन्वर्टेड इनटू ओपन इकोनॉमी, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है भाई, ओपन इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब आप सब लोग यहां पर एक चीज समझेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं, और टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि भैया हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी कि पहला सेक्टर और दूसरे सेक्टर को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। और जब पहला सेक्टर और दूसरा सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है ना, पहला सेक्टर और दूसरा सेक्टर इसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, कैसे कैसे किस चीज को ऐड करना पड़ेगा कि हमारी एग्रीगेट डिमांड आ जाए। तो एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली एक आपके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर रहता है, यानी कि कंजप्शन होती है, और दूसरा आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है। तो आइए देखते हैं। पहला कहता है कि ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है, इंड्यूस कंजप्शन और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। यहां पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी है तो ये नहीं होना चाहिए। ऑटोनोमस कंजप्शन बिल्कुल, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं है। ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ, नहीं। ऑटोनोमस कंजप्शन होगी, इंड्यूस्ड कंजप्शन होगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। क्या होगी हमारे पास, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आपको एक तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड कंजप्शन देखने के लिए मिलती है, ऑटोनोमस कंजप्शन देखने के लिए मिलती है, और एक आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलती है ना। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब क्या होता है और इंड्यूस्ड कंजप्शन का मतलब क्या होता है, इसको मैंने काफी ज्यादा डिटेल में चैप्टर्स के अंदर जब मैंने वन शॉट वीडियोस उसकी बना रखी है उसके अंदर बता रखा है, तो आप लोग एक बार जरूर वहां से जस्टिफाई करिएगा। बाकी कमेंट करके भी आप लोगों ने ये बताना है कि इसका मतलब क्या होता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट आपके सामने कहती है कि फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीट्स डू नॉट लीड टू एनी फाइनेंशियल क्लेम ऑन दी गवर्नमेंट। फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीट डज नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, यानी कि बाहर से जो भी फॉरेन ग्रांट ली जाती है, राइट, एड के तौर पर, उसकी वजह से किसी भी तरह का क्लेम जो है वो जनरेट नहीं होता है गवर्नमेंट के ऊपर। पहली स्टेटमेंट तो ये है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर क्या कहती है, सेकेंड स्टेटमेंट कहती है डिस्पोजल ऑफ इक्विटी by the public sector undertaking in the market may lead to a decrease in the asset of the government। यानी कि अगर आप इक्विटी का मतलब क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी होल्डिंग्स है, किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो भी होल्डिंग्स है, अगर मार्केट के अंदर जो होगा वो डिक्रीज करेगी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि बिल्कुल अगर आप मार्केट के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को बेचते हैं, जिसे कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं, कई बार आप इसे बोलते हैं कि इसे ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपके द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है तो डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से आप सब लोगों के एसेट्स के अंदर रिडक्शन आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और पहली स्टेटमेंट आपके सामने क्या कह रही थी कि अगर गवर्नमेंट को एड मिलती है, हेल्प मिलती है, राइट, इसकी वजह से कोई भी फाइनेंशियल क्लेम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जनरेट नहीं होता है, ग्रांट इन एड अगर गवर्नमेंट लेती है तो। पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, राइट, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इट विल लीड टू अ क्लेम ऑन दी गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ क्या है, डिस्पोजल ऑफ इक्विटी जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा, इसकी वजह से आपके डिसइन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलती है। यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो यहां पर रहने वाला है। ठीक है, पहले वाला क्या था, चलिए पहली वाली एड है ना, पहले वाले को स्टेटमेंट के अंदर एड की बात कर रहा है, तो एड का मतलब हो गया हेल्प। हेल्प की वजह से किसी भी तरह का इंपैक्ट जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब कि जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो भी सही है और दूसरी वाली भी सही है। ठीक है, एड है, फाइनेंशियल एड, एड का मतलब वो हेल्प, अगर हेल्प मिलेगी तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन अगर आप सब लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ कहता है, और क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम the trade under current account during 2024 reflect of dash USD बिलियन, राइट, क्या दिखाता है वो। ठीक है, तो भैया यहां पर देख लेते हैं, 2024 की बात कर रहा है, तो 2024 के अंदर अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो यहां पर मर्केंडाइज और सर्विसेज की बात की जा रही है। यानी कि यहां पर हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट की भी बात कर रहे हैं और सर्विस अकाउंट की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों टाइप के अकाउंट्स की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहां पर एक्सपोर्ट दे रखा है, ये इंपोर्ट दे रखा है। एक्सपोर्ट टोटल 69.72 का है और इंपोर्ट जो है वो 70.46 का है। तो अगर आप 70.46 में से अगर आप 69.72 अगर माइनस करते हैं तो आपको जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो मिलता है आपको 0.74 का। 6 में से दोगे तो 4 और 14 में से 7 गए तो 0.74। तो हमने क्या किया है, हमने इंपोर्ट ज़्यादा किए हैं। इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट। तो भैया हमें यहाँ पर तो एक चीज़ पता चलेगी कि डेफिसिट देखने के लिए मिलेगा, और डेफिसिट कितने का है, 0.74 अमाउंट का है। So we have deficit that is of 0.74 amount. It means option number C is correct answer. Option number C जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है C, डेफिसिट दैट इज 0.74 है ना, डेफिसिट है और कितने का है, 0.74 का है। विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डैश इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट की बात कर रहा है ना, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट की बात कर रहा है। तो करंट अकाउंट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट भी हमारा आता है, और इसके साथ साथ हमारा इनविजिबल ट्रेड अकाउंट भी आता है। ये दोनों अकाउंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। We have invisible trade account and we have balance of trade account. Both of these accounts are shown in this. तो पहले में कहता है कि रिसीट्स जो है वो ग्रेटर देन है पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, रिसीट्स जो है वो बराबर होनी चाहिए करंट अकाउंट के। रिसीट्स आर लेस एज कंपेयर टू पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट्स एंड रिसीट्स आर लेस देन
पेमेंट ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट का तो कोई रोल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा कि रिसीट्स हमारी कम है, राइट, और पेमेंट जो है करंट अकाउंट के ऊपर वो ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होना चाहिए वो इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। बहुत मतलब सैंपल पेपर अगर अभी आप लोग देखोगे तो और अच्छे से अगर आप लोग तैयारी वेरी करने लग रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता रखे हैं। क्वेश्चनों में कुछ खास मुझे ऐसा लगा नहीं कि क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दम है। यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो रिसीट्स जो है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू पेमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट, ठीक है, पेमेंट के मुकाबले में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अब आपके पास फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस आएंगे, और फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन से पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। किसका क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है? नेशनल इनकम का क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिलता है आपको सबसे पहले, ठीक है। किसका क्वेश्चन है? नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। और नेशनल इनकम के अंदर भी अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ये देखने से प्रतीत होता है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है यार? ये एक एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं, है ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के अंदर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दोनों को क्या किया जाता है, इन चारों को क्या किया जाता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर देखो आप लोग, तो आपसे पूछा गया है कि आपको डाटा दे रखा है, आपको डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एड फैक्टर कोस्ट यहां से निकालनी है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हाउस होल्ड्स के द्वारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ये वहां पर ऐड होगा, इंक्लूड होगा, यानी कि 800 विल बी इंक्लूडेड। देन ग्रोस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने का, 150 का ऐड होगा। कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर ही हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कितने का है, 120 का है, ये भी यहां पर ऐड होना चाहिए। ओवरऑल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो 170 का है, इसको भी यहां पर इंक्लूड करो। एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, यानी कि ये वाली अमाउंट जो है यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि फोर्थ अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास क्या है, डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, ठीक है, तो -20 कर दोगे यहां पर, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये भी माइनस होगा, रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट है तो इट विल ऑल्सो भी सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करी है 500 की, ऐड करोगे इसे। देन हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, जरूरत नहीं है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि हमारे पास डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो इन सबको यहां पर माइनस करोगे, कितने को, 40 के अमाउंट को, और इसको ओवरऑल जब आप टोटल करोगे तो आपकी अमाउंट निकल कर आ जाएगी। यहां पर देखो कैसे, यहां पर देखते हैं क्या बोला गया है। अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि भैया यहां पर 800, 170, 150, 120 और 500, ठीक है, उसको ऐड किया है। उसके बाद 140 भी यहां पर इंक्लूड हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसमें से 20, 40 और 70 वाली जो स्टेटमेंट है वो माइनस होगी, तो ओवरऑल जो आपका अगर आप देखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1750 करोड़ आप लोग का यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? 1750 करोड़। कितना आंसर आएगा? 1.750 करोड़। अब देखो आपको जो मार्क्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहला आप लोगों को कि उसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या क्या आता है उसका 1.5 नंबर मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेशन करने का 1 नंबर मिलेगा, और फिर आप लोगों को आंसर निकालने का हाफ मार्क्स जो है वो यहां पर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन इसमें और के फॉर्म में है। और के फॉर्म में मतलब क्या है कि आप लोगों को यहां पर सिंपली बताना है कि नेशनल इनकम को कंप्यूट करते टाइम पर इनकम मेथड के अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो आपको यहां पर स्टेप्स पूछे गए हैं। तो यार सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग जब इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं। किसको लेते हैं हम सब लोग? फैक्टर इनकम को लेते हैं। और हमारे पास पता है हमें कि फैक्टर इनकम जो है वो 4 तरह की हो सकती है, 4 फॉर्म में हो सकती है। एक रेंट के फॉर्म में हो सकती है, एक हमारे पास लेबर के फॉर्म में हो सकती है, यानी कि वेजेस के फॉर्म में हो सकती है। किसके फॉर्म में देखने के लिए मिलती है हमें? वेजेस के फॉर्म में देखने के लिए मिलती है। उसके बाद इंटरेस्ट की इनकम आती है हमारे पास, और फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट आता है। ये 4 चीजें हमें यहां पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इन चारों की चारों इनकम को क्या करता है, सबसे पहले हम लोग कंप्यूट करते हैं।
उसके बाद इसका एडिशन करते हैं। और भी कुछ आता है क्या इसके अंदर? हाँ सर, एक और चीज़ आती है इसके अंदर, आपने वो तो बताया ही नहीं कि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, मिक्स्ड इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। मिक्स्ड इनकम इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, मिक्स्ड इनकम क्या होती है? तो मिक्स्ड इनकम हमारी वो इनकम होती है जहां पर हम लोग बाइफरकेट नहीं कर सकते। किसको नहीं बाइफरकेट कर सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को, यानी कि एक दूसरे से सेग्रीगेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि यार अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग को पता होगा कि जैसे कि कोई सोल प्रोप्राइटर या फिर कोई बिजनेसमैन है ना, कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई बिजनेसमैन है, तो उस केस के अंदर मान लेते किसी की शॉप है, तो उस केस के अंदर जो है वो खुद ही काम कर रहा है ना, खुद ही चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैनेज कर रहा है, देख रहा है। तो वहाँ पर वो क्या क्या नहीं कर सकता है, उसमें से रेंट कितना होगा, वेजिस कितनी होगी, वेजिस कितनी देनी है, इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट वाला एलिमेंट कितना है, इसको सेग्रीगेट जो है वो आसानी से नहीं कर सकता या फिर नहीं कर पाता है। तो उस इनकम को भी हम लोग क्या करते हैं, इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करने के बाद जो है वो हमारी क्या आ जाती है, हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। और फिर जब डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनएफआईए को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। वी गेट नेशनल इनकम। हम लोग नेशनल इनकम कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यार, देखते हैं कि यहां पर क्या बोला गया है। यही चीजें बोली गई है यहां पर भी, देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या बोला गया, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई प्रोडक्शन यूनिट इनटू डिस्टिंक्ट हेड्स, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर्स। ठीक है, एस्टिमेट यानी कि ये कह रहा है कि तीनों सेक्टर्स की बात कर लो यहां पर, यानी कि अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उन सबको इंक्लूड कर लो। फैक्टर्स पेमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उसको क्या कर दो, इंक्लूड कर दो, जिसके अंदर आप लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इसको दिखाओ। उसके बाद फैक्टर इनकम रिप्रेजेंट करती है कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर, जिससे आपकी डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाएगी, जो कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है। और फाइनली हम लोगों को इसके अंदर क्या करना होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होता है, ताकि हम लोग एनएनपी एट एफसी यानी कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो निकाल लें यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आप सब लोगों के पास है यहाँ पर। ये भी कहता है जब टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट मे बी कैटेगराइज अंडर टू हेड्स, स्टेट्स एंड एक्सप्लेन द टू हेड्स ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। अब आप लोगों को पता है कि जब टैक्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूं तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारे पास दो तरह की टैक्स रेवेन्यू हो सकती है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है। यही दो क्या है, बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, राइट। दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। अब डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि हमारी इनकम के ऊपर लगता है, और जो पर्सन इस इनकम को कमाने लग रहा है बर्डन उसी पर्सन के ऊपर पड़ता है, यानी कि वही पर्सन को इस पैसे को जमा करवाना होता है, किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो हमारा इनकम टैक्स जो है, आर इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं दूसरी तरफ अगर बात करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन जो है उस पर्सन के ऊपर नहीं पड़ता है जो कि इसको कमा रहा है, यानी कि दिस बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इस बर्डन को शिफ्ट किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, यानी कि इसका एग्जांपल दिया जा सकता है जीएसटी, राइट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, अब यार इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको सीबीएसई ने कैसे बताया है इसको, तो यहाँ पर आ जाओ। देखो, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट may be classified into two categories. Number one, we have direct taxes. It refers to those whose impact and incidence lies on the same entity, यानी कि जो पैसा कमाता है उसी के ऊपर इसकी लाइबिलिटी भी पड़ती है। अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो लाइबिलिटी जो है डायरेक्ट टैक्स को पे करने की, उसको शिफ्ट नहीं किया जाता है, बल्कि जो बर्डन है टैक्स का, राइट, द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, उसी पर्सन के ऊपर क्या करता है, वो फॉल करता है। ठीक है,
It falls on the same person. Now we have indirect taxes. फिर क्या आता है हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस हुज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट मे लाई ऑन द डिफरेंट एंटिटी, यानी कि इसका इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन जो है किसी और पर्सन के ऊपर देखने के लिए मिलता है. अदर वर्ड्स, जो लायबिलिटी है पे करने के इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इसको शिफ्ट किया जा सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ इसको शिफ्ट किया जा सकता है, राइट तो इसको शिफ्ट किया जा सकता है, जबकि उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई विटनेस अ शार्प टर्न अराउंड ड्यूरिंग 23-24 विद नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ऑफ 32.4 बिलियन यूएस डॉलर. यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारे पास ओवरऑल 32.4 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो हमें आते हुए नजर आते हैं. इन द सब अकाउंट, in which sub account and on which side of the balance of payment account the above transactions will be recorded, give reasons in support of your answer. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. अब यार हम लोगों ने जब अकाउंट्स की बात करी थी तो हमें पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो टाइप के अकाउंट होते हैं. ठीक है, एक हमारे पास आता है करंट अकाउंट और एक हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट. सेकंड कौन सा आता है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट. एक करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है. करंट अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शंस करते हैं, और कैपिटल अकाउंट के अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसका इंपैक्ट हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर पड़ता है, जिसका इंपैक्ट हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर पड़ता है. ठीक है, किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर पड़ता है. अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर अगर देखी जाती है, और कितने की देखी जाती है, 32.4 बिलियन यूएस डॉलर की अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती है, तो उसकी वजह से सबसे पहली चीज हमें क्या देखने के लिए मिलेगी कि भैया हमारे पास क्रेडिट होगा, यानी कि पैसा आएगा तो क्रेडिट है. यही लॉजिक हमारा करेंट अकाउंट में भी चलता है और यही लॉजिक हमारा कैपिटल अकाउंट के ऊपर भी चलता है. पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा, और पैसा अगर जाएगा तो वो डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा. राइट नाउ, अब पैसा तो आ रहा है, क्रेडिट तो हो रहा है, ठीक है, पहली बात तो ये है. और दूसरी, लेकिन इसकी वजह से हमारी लायबिलिटीज जो है वो भी इंक्रीज हो रही है. यानी कि अगर हम पैसा आ रहा है, राइट, इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारी एसेट्स के अंदर भी रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा और लायबिलिटीज इंक्रीज होती हुई नजर आएगी. तो एसेट क्यों रिड्यूस होगा, जब वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी मान लेते हैं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले में वो क्या मांगेंगे, शेयर्स मांगेंगे. क्या मांगेंगे, वो शेयर्स मांगेंगे. तो यार इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे और कैपिटल अकाउंट पे, क्रेडिट साइड पे और कैपिटल अकाउंट पे, ये आंसर होना चाहिए इसका. नाउ लेट्स सी कि इसका आंसर जो है वो क्या दे रखा है. नाउ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. कहां पर दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड पे, किसके, कैपिटल अकाउंट के, करेंट अकाउंट पे नहीं, कैपिटल अकाउंट के. अच्छा, करेंट अकाउंट पे क्यों नहीं, क्योंकि करेंट अकाउंट में तो हम लोग जनरली विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड की बात करते हैं ना, इसीलिए. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. कहां पर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे, एज इट रिजल्ट्स इन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, तो फॉरेन एक्सचेंज आने की वजह से इसको कहां दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड पे. फर्दर मोर सच ट्रांजेक्शंस आर डॉक्यूमेंटेड इन द कैपिटल अकाउंट एज दे रिफ्लेक्ट द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द फाइनेंशियल एसेट. ठीक है, कहां पर दिखाया जाएगा, कैपिटल एसेट में. क्यों, क्योंकि हमारे जो एसेट्स है उस एसेट्स के अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ओनरशिप ऑफ द फाइनेंशियल एसेट देखने के लिए मिलेगा बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में आपको ये चेंज देखने को मिलेगा. राइट अब ये तो अगेन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखते हैं, और अगला क्या कहता है, स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, राइट. सो जब हमारी autonomous when our autonomous expenditures are greater than our
ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज डेफिसिट। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट डेफिसिट। इसी को डेफिसिट बोला जाता है। नाउ लेट अस सी क्या बोलता है। सो यहां पर हमें बताया गया है, क्या बताया गया है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अकर्स व्हेन ऑटोनॉमस रिसीट्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ द ऑटोनॉमस पेमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, राइट? तो हमारी जब ऑटोनॉमस पेमेंट जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिसीट, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, और अगला क्वेश्चन कहता है सेविंग कर्व कैन बी डिराइव्ड, सेविंग कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन कर्व, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट साइटिंग वैलिड स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। आपको स्टेप्स बताने हैं और उसके बाद डायग्राम भी बनाना है। तो यार इसका जो अगर आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, वो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राइट? ठीक है, कुछ ऐसा आपको डायग्राम देखने के लिए मिलता है। ये आपको दिखाता है कंजप्शन, ये आपको दिखाता है सेविंग कर्व, ठीक है। ये किसका, ये क्या है आपके पास? कंजप्शन कर्व है, ये सेविंग कर्व है, राइट? और यहां पर y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, कर्व ऐसे बनता है। अब आइए यहां पर क्या बोला गया है कि आपको कर्व बताना है और उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस बतानी। तो यार इस बार पता है क्या है, आपको प्रोसेस से बहुत ज्यादा मतलब इसमें देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर गिवन कंजप्शन कर्व सी इंटरसेक्टिंग 45 डिग्री लाइन, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है। अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी इससे रिलेटेड पहले भी किया। तो क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने यहां पर लिए? सबसे पहले टेक ओए ऑन द नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, है ना, यानी कि वाई एक्सिस पे इसको नेगेटिव इंटरसेप्ट के ऊपर लो, ये रहा, ठीक है। ये रहा ओए, ये हमारे पास क्या है? दिस इज आर एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा चला गया नेगेटिव साइड पे, तो ये ओए क्या हो गया? नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। यहां से आपने क्या किया? सेविंग कर्व बनाया, सेविंग कर्व बनाया क्यों? क्योंकि इनिशियली जब आपकी इनकम जीरो होती है, ठीक है, तो आपकी सेविंग भी क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। और यहां पर ये आपको दिखा रहा है 45 डिग्री का, यहां पर क्या दिखाता है? y इक्वल टू सी प्लस एस का कॉन्सेप्ट। और ये आपका कंजप्शन है, कंजप्शन यहां से क्यों शुरू होती है? बिकॉज इट शोज ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या दिखाता है ये यहां पर? ऑटोनोमस कंजप्शन दिखाता है, इट शोज ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, ए सी बोल लो या फिर सी बार बोल लो आप, ठीक है। सी बार से दिखाते हैं हम लोग इसे, राइट? तो यहां पर यानी कि कंजप्शन, जब इनकम बढ़ेगी भी तो पर्सन क्या करेगा? कंजप्शन करेगा। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास उसकी इनकम बढ़ती है तो उसका जो ओवरऑल सेविंग है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। और कंजप्शन जो है, जो कंजप्शन है वो क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कंजप्शन स्टार्ट फॉलोइंग, राइट? कंजप्शन क्या होना शुरू हो जाती है? गिरना शुरू हो जाती है। अब यहां पर देखो क्या बोला गया है, अब अपन को ये पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं, इनको लिख सकते हैं आप लोग अपने पॉइंट्स में। तो देखो क्या कहता है, टेकिंग ओए एज द नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल्स टू ओसी ऑटोनोमस कंजप्शन हैविंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। ओसी यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिखाएगा ये, है ना, वाई एक्सिस के ऊपर। यानी कि ये कहना चाह रहा है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि ओए जो है ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सिस से क्या है? नीचे है, इसलिए क्या बता रहे हैं? नेगेटिव इंटरसेप्ट। जबकि ये वाला जो कर्व है कहां बना है? ऊपर बना है। तो ये कैसा दिखा रहा है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिखा रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ है पॉजिटिव साइड पे, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, दिस शोज नेगेटिव इंटरसेप्ट, राइट? और सेविंग नेगेटिव क्यों है? मैंने इसका रीजन आपको ऑलरेडी बताया। तो देखो यहां पर क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी वेयर y इज इक्वल टू सी इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट b whereas s इज इक्वल टू 0 व्हिच इज अनदर पॉइंट ऑन द सेविंग कर्व। ज्वाइन पॉइंट a टू पॉइंट b एक्सटेंडिंग द लाइन टिल पॉइंट s टू गेट द सेविंग कर्व as, है ना। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? सेविंग कर्व मिलेगा, और वो सेविंग कर्व क्या होगा? हमारा as देखने के लिए मिलेगा, ठीक है सर। यही बात यहां पर भी लिखी गई है, दोनों जगह पे यही बात है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन दे रखा है ये? प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। फॉर टू हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज, दो हाइपोथेटिकल इकोनॉमीज बता रखी है हमें। एक इकोनॉमी हमारे पास ए है और एक इकोनॉमी हमारे पास पी है। द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी की वैल्यू आपको दे रखी है कितने? 0.6 दे रखी है और 0.8 दे रखी है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो सिचुएशन के लिए है, यानी कि ए वाले के लिए आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.6 है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? 0.8 है। अज्यूमिंग फॉर बोथ द इकोनॉमीज ऑटोनॉमस कंजप्शन सी बार टू बी 40 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू बी 100 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास? 100 करोड़ का है। ऑटोनॉमस कंजप्शन यानी कि सी बार कितना है आपके पास में? सी बार आपके पास में दे रखा है 40 करोड़। आपके पास ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपको बता रखी है, कितने की बता रखी है भैया? 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपको बता रखी है। वी हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, सेविंग ऑफ 40 करोड़। नाउ ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी ए वाली इकोनॉमी के लिए आपको ब्रेक इवन लेवल बताना है। तो ब्रेक इवन लेवल के लिए क्या होगा? y इज इक्वल टू सी, राइट। पहले वाले केस के अंदर क्या होगा? देखो यहां पर आ जाओ, फटाफट से देख लेते हैं इसको कैसे बता रखा है। देखो भैया, सबसे पहले आपको यहां पर ऑटोनॉमस कंजप्शन सी बार दे रखी है कितने की? 40 करोड़ की। आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 करोड़ का। ऐसे ही आपने इस क्वेश्चन को करना है। इकोनॉमी के लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको दे रखी है 0.6, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेकंड इकोनॉमी के लिए रखे बी। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया वो होता है y इज इक्वल टू सी। क्या होता है? y इज इक्वल टू सी, कंजप्शन। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू सी का मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू सी मतलब कंजप्शन। कंजप्शन के अंदर दोनों टाइप की कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन दोनों आएगी। तो y इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया सी बार प्लस 0 प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय y, यही होता है हमारा फॉर्मूला। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो y इज इक्वल टू 40, ऑटोनॉमस कंजप्शन कितने की? 40 की है। और पहली वाली इकोनॉमी के लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना? 0.6। y की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है ना, इनकम की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 0.4 इज इक्वल टू 40 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 डिवाइडेड बाय 0.4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 करोड़। 100 करोड़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 करोड़ आ जाएगा। सेकंड वाली इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो सेकंड वाली इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रखी है। सिंपल सी बात है, क्या बता रखा है वहां पर? इन्वेस्टमेंट बता रखा है 100 करोड़ रुपए का। यहां पर देखो तो क्या कहता है यहां पर? एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अज्यूमिंग फॉर बोथ द इकोनॉमिक्स ऑटोनॉमस कंजप्शन टू बी 40 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू बी 100 करोड़। ठीक है, अब इस वाले केस के अंदर क्या होगा? अगेन सेम फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे, राइट। लेकिन यहां पर इनकम क्या होगी? सी प्लस आई होगी। सो y इज इक्वल टू सी, सी मीन्स सी बार प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय y प्लस इन्वेस्टमेंट। y इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन सेकंड वाली इकोनॉमी के लिए हमें दे रखी है। यहाँ पर हमें सेकंड वाली इकोनॉमी के लिए यहाँ पर बोल रखी है क्या? ऑटोनॉमस कंजप्शन 40 ही है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अलग है, बस एमपीसी कितना? 0.8 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस इन्वेस्टमेंट कितने की है? 100 करोड़ की। तो y इज इक्वल टू 40 प्लस 100 140 0.8y। सो y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 0.2, यहां से हटाओ 700 करोड़। कितना आना चाहिए? 700 करोड़ आना चाहिए। ये रहा, इट शुड बी 700 करोड़। यहां पर स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग है। कैसी है? स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग है। तो आपने आंसर्स भी कैसे करने हैं? यहां पर सारे स्टेप वाइज स्टेप करने हैं। नेक्स्ट, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। दी गई स्टेटमेंट्स को जरा ध्यान से समझिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड दैट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी हैव अ लार्ज मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इन द व्यू ऑफ दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज बीइंग प्रपोज्ड टू इंक्रीज स्टीपली इन द बजट 23-24 बाय 1000 करोड़। तो यहां पर क्या बोला गया कि फाइनेंशियल मिनिस्टर ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर, इसका बहुत मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर।
है ना, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हमारा बजट जो है उसको बोला गया कि 1000 करोड़ से हम लोग बढ़ा देंगे। हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कैसे इंक्रीज जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, राइट, इन्वेस्टमेंट ऑन द नेशनल इनकम अज्यूमिंग द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एज 20%। इस टेक्स्ट के बेसिस पर और इसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब पर मुझे ये बताना है कि कैसे जो पूरी प्रोसेस है इंक्रीज की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर, जब हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर दे रखा है, अगर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोल दिया 20% है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आज जो देखते हैं यहाँ पर देखिए सर, द वर्किंग प्रोसेस of the increase in the investment on the national income is based on the assumption that one expenditure is another's income, है ना, एक का खर्चा दूसरे के लिए क्या होता है, उसकी इनकम होती है। So in round 1 the investment in infrastructure undertaken by the government of 1000 crore will generate an additional income of like amount 1000 crore since marginal propensity to save is 0.2. So MPC is equal to 0.8. It will lead to an increase in the consumption expenditure of 800 and saving by 200 करोड़। यार ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये पूरी कुल मिला के बात क्या है कि अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करेगी, तो गवर्नमेंट का तो 1000 करोड़ का खर्चा है, लेकिन ये किसी के लिए इनकम है। उस इनकम के अंदर भी अगर आप लोग बात करेंगे तो कहता है अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी 20% है, यानी कि 200 करोड़ तो हमें सेव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है हमारी, 80% हो जाएगी, दैट विल बी 800 करोड़, राइट। So as one's expenditure is another's income, an increase in the consumption expenditure result in an increase in the income by 800 crore in the subsequent round. This process continued till that sum of the change in the saving becomes equals to the change in the investment. ये कब तक चलेगा, जब दोनों का चेंज जो है वो बराबर ना हो जाता। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, राइट। यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1000 करोड़ की है, इनकम कितने से बढ़ा, 1000 करोड़ से, कंजप्शन कितने से बढ़ा, 800 से, सेविंग कितने से बढ़ गई, 200 से। अब नाउ दिस कंजप्शन बिकम दी इनकम, राइट, नेक्स्ट टाइम। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऐसे ही चलेगी। आपने अगर बैंकिंग के अंदर मल्टीप्लायर को कॉन्सेप्ट देखा है, कुछ उसी तरह से कॉन्सेप्ट भी जो है यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS होता है, और हमें पता है कि MPS प्लस MPC दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा, 1 - MPS हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि MPS की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 - MPC, ठीक है। MPS की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/MPC लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/1 - MPC is equal to 1/1 minus 0.8, that is 1/0.2, यहां से हटाओ 5 टाइम्स, क्या आएगा, 5 टाइम्स आएगा। तो इसलिए क्या बोलता है यहां पर देखो, कहता है thus the above schedule indicate that an increase in investment delta I of 1000 crore lead to a total increase in national income by 5000 crore। तो हमारी नेशनल इनकम कितने से बढ़ेगी, यानी कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की वजह से ओवरऑल जो हमारी इनकम बढ़ने वाली है वो कितने से बढ़ने वाली है, 5000 करोड़ रुपए से बढ़ने वाली है। और 5000 करोड़ रुपए से क्यों बढ़ने वाली है, इसके पीछे का रीजन क्या बताए कि भैया एक का जो खर्चा है वो दूसरे के लिए क्या होगा, इनकम के तौर पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के फॉर्म में एक क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, एज सोसाइटीज डेवलप्ड फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स द मटेरियल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्रीज्ड टू बिल्ड अ हाउस, वियर क्लोथ्स, make weapons and implement it. Since these needs could not be produced individually, people had to purchase them from the others. These purchases, for example, were paid initially by barter, a leather skin cloak for a spear. As barter has its limit, how many cloaks for a spear? Barter got standardized in terms of metals or coriaceals. Now, people knew the value of both the cloak and the spear in the terms of bronze or
cowrie cells. This was steel barter as both bronze and cells has intrinsic value. Cells was designed for their beauties. This system evolved over the time. Metal currencies, gold and silver coinage were the offshore of these systems where they had the features of barters. Both gold and silver has the intrinsic value as well as money. They were standardized for representations of value. In respect of the money, two facts emerged हिस्टोरिकली, यानी कि मनी से आपको एक केस स्टडी दे दी है भैया, मनी चैप्टर से आपको केस स्टडी दे दी है, राइट क्या दे दिया आपको, केस स्टडी दे दी है. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी टू फैक्ट इमर्ज्ड हिस्टोरिकली दैट मनी हैज टेकन द फॉर्म ऑफ आइदर कमोडिटीज विच हैव इंट्रिंसिक वैल्यू और terms of debt instruments. Now the second point over here is that money is usually issued by sovereign or a central bank as it is the representative, बिल्कुल सही बात है ये भी. So in modern economics, currency is a form of money that is issued exclusively by some competent authority. सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाती है. इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द इशूइंग सेंट्रल बैंक एंड एसेट्स ऑफ द होल्डिंग पब्लिक. करेंसी इज इशूड in paper or polymer form, but the form of currency is defining its character. So in the recent past, the Reserve Bank of India issued central bank digital currency CBDC. A CBDC is the currency issued by the central bank in digital form. It serves all the purpose of the paper currency in the different forms. The introductions of the CBDC has the potential to provide significant benefits such as reduced dependency on cash, lower transaction cost, reduced settlement risk. Introduction of CBDC would probably lead to a more robust, efficient, trusted, regulated payment option. There are associated risks such as cyber attack and technology preparedness, but they need to be carefully evaluated against the potential benefit. Now, on the basis of the given text and common understanding, answer the following questions. ठीक है, अब देखो इतना बड़ा पैराग्राफ और उस पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन देखो आप, दो क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, यानी कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपकी नेशनल इनकम से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मनी से भी पूछ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी पूछा जा सकता है. ऐसा नहीं कि आपने स्पेसिफिकली कुछ और ही प्रिपेयर करना है. ओवर द सेंचुरीज मनी हैज इवॉल्व्ड इन द वेरियस फॉर्म्स. इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, स्टेट एंड डिस्कस ब्रीफली एनी 2 फॉर्म्स ऑफ मनी. मनी के फॉर्म बताने हैं, कैसे कैसे फॉर्म्स ऑफ मनी है हमें पता है, राइट. फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो हमारे पास फियाट मनी है, फिड्यूसरी मनी है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है. Various economists has formed a strong opinion that in the modern time, digital currencies like CBDC is quite essential. However, it comes with its own benefits and potential risk. Do you agree with the given statement? Give valid argument in the support of your answer. तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आप इस चीज़ से वैलिडेट करते हैं कि सही बात है ये. जैसे कि अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है, हमारे पास ई पेमेंट्स के कॉन्सेप्ट आ चुके हैं. तो डिजिटल करेंसी जो है वो फायदेमंद है या नुकसानजनक है, ये बात कहता है. आइए देखते हैं इसे भी, और बहुत ही मतलब आसान सा क्वेश्चन है ये, राइट. तो कैसे कैसे हैं हमारे पास, तो कहता है द इवोल्यूशन ऑफ द मनी हैज टेकन प्लेस ओवर द सेंचुरीज इन डिफरेंट फॉर्म. पहले हमारे पास मेटल करेंसीज हुआ करती थी. मेटल करेंसीज के अंदर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, राइट, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसी के फेस वैल्यू के बराबर हुआ करती थी, राइट. और इसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे. जब फॉर्म्स ऑफ मनी की हम लोगों ने बात करी थी, तो जिसको हम लोग फुल बॉर्डेड मनी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना, बता ही दिया मैंने, फुल बॉर्डेड मनी होता है हमारे पास, क्रेडिट मनी हमारे पास रहता है. फुल बॉर्डेड मनी के अंदर क्या होता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है मेटल की वो बराबर होती है किसके, फेस वैल्यू के. तो वेयर यूज फॉर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एज दिस वर यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वैल्यू. नाउ सेकंड पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर देखोगे आप पेपर करेंसी. करेंसी इज इशूड इन द फॉर्म्स ऑफ पॉलीमर फॉर द सेंट्रल बैंक. यहाँ से आंसर देना है आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हुए. सो इट इज लायबिलिटी ऑफ द इशूइंग सेंट्रल बैंक एज द एसेट ऑफ द होल्डिंग पब्लिक. सेकेंड, आपके पास वो सीबीडीसी का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, है ना, तो उसके अंदर आपने बताना तो क्या कहता है, यस the introduction of CBDC providing significant benefit such as reduced dependency on cash, lower transaction cost and reduced settlement risk. It lead to a more robust, efficient, trusted and regulated payment option. However, there are associated risks such as cyber attack,
technology preparedness, but they need to be carefully evaluated against the potential benefit. लेकिन हम लोगों को क्या करना है, उसको potential benefit के अकॉर्डिंग मेजर करना है, उसको समझना है कि उसकी क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कहां से करना है, ऊपर दिए गए क्वेश्चन से ही आप लोग को करना है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के पास में, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डाटा, एक सिचुएशन दे रखी है, 2023 का डाटा दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी हमें दे रखी है, नॉमिनल जीडीपी को एडजस्ट किया गया बेस प्राइस के साथ में 40 और 45, परसेंटेज चेंज इन द रियल जीडीपी प्रोडक्ट इन द ईयर 2023 एंड यूजिंग 2020 एज द बेस ईयर, 2020 को बेस ईयर मानो और इसके हिसाब से चेंज बताओ। तो आसान सी बात है, इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय बेस ईयर, डिवाइडेड बाय बेस ईयर, और बेस ईयर क्या मानना है आप लोगों ने, 2020, 2020 को मानो बेस ईयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर सॉल्व करके भी बताया होगा इसे। आ जाओ, यहां पर देखिए परसेंटेज चेंज कितना है रियल जीडीपी के अंदर, तो बोलता है चेंज इन द रियल जीडीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ठीक है, 4500 माइनस 4000, और बेस किसको माना है, 2020 को, तो यानी कि 4000, तो 4500 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आया, 12.5%। कितना आएगा ये, 12.5% आएगा। बेसिक है, कैसा है ये, बेसिक है। क्यों है, राइट, रियल जीडीपी नॉमिनल की बात कर रहे हैं, बेस के साथ एडजस्ट करेंगे तो 4500 माइनस 4000, और बेस क्या लेना, 2020 लेना है, तो 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द पब्लिक, ये तो हो गया हमारा, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मल्टी लेन फ्लाईओवर में रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट, डिस्कस इट्स लाइकली इंपैक्ट ऑन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर इन द इकोनॉमी। ये वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी से क्वेश्चन है यार। देखो यहाँ पर क्या कहता है, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मल्टी लेन फ्लाईओवर में इंपैक्ट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पॉजिटिवली। क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा पॉजिटिव इंपैक्ट, फ्लाईओवर्स अच्छे होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो पाएगा, कन्वीनियंट होगा, एफिशिएंट होगा। सो गुड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जनरली अट्रैक्ट हाई इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ना, तो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा इकोनॉमी के अंदर, तो पॉजिटिव एफिशिएंट इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई नजर आ सकती है आपको इकोनॉमी के अंदर। रिडक्शन इन द ट्रेवल टाइम, लोअर एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, consequently it may increase the well-being of the citizens, यानी कि ओवरऑल होलिस्टिकली हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। Now the second point is basis of classification of the final goods into consumption and capital goods depends upon the economic nature of its use। बिल्कुल सही बात है। डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जांपल। तो कहता है अगर मैं क्लासिफाई करता हूँ फाइनल गुड्स को कंजप्शन और कैपिटल गुड्स के कैटेगरी के अंदर, तो कहता है वो उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। अब जब भी गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो कंजप्शन गुड्स को जनरली कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जिनके ऊपर वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, जबकि कैपिटल गुड्स को कंज्यूम किया जाता है किसके द्वारा, हमारे इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। Natural calamities in the hill states of India has led to the massive destructions of the capital assets। अब पहाड़ी राज्यों में कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से कैपिटल एसेट के ऊपर डिपेंड देखने को मिलता है इम्पैक्ट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लॉस, डेप्रिसिएशन और लॉस, कैपिटल लॉस इंडिकेटेड इन द अफोरसेड स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन टू सपोर्ट इट। तो कहता है डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं, दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, इसको डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता है। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एसेट की यूसेज की वजह से उसकी वैल्यू में गिरना बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ पर तो एसेट ही खत्म हो रहा है, तो दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, राइट। Consumption goods are those goods that directly satisfy the wants of the consumer, whereas capital goods are those goods that are used for further production. A good can be considered as a consumption goods or a capital goods. It depends upon the economic nature of its use.
Example, machine purchased by a household can be classified as a consumption goods, whereas machine purchased by a firm, example, sewing machine. Sewing machine purchased by a tailor will be considered as an capital goods, whereas sewing machine purchased by a household will be considered as a consumer goods. The massive destructions of capital assets caused by the recent natural calamities in the hill stations of Himachal Pradesh and Uttarakhand has considered as a capital loss. क्या माना जाएगा इसे? कैपिटल लॉस माना जाएगा, ना कि डेप्रिसिएशन. बताया अभी, कैपिटल लॉस लीड टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस लाइक नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, फायर, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से एसेट चोरी हो जाता है, एसेट में आग लग जाती है, राइट? तो उसको यहां पर कंसीडर किया जाएगा. ओके. अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है और आप लोग चाहें तो इसके अंदर मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को. तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप लोगों को सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है ना. यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में सॉल्यूशन डिस्कस करने आया हूँ और साथ ही साथ में ये भी बताने आया हूँ कि यार देखो सीबीएसई जो है वो आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको आंसर करने हैं और किस बेसिस पर आपको मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पर मिलते हैं. अब देखो यार, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वो पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन इमेज केयरफुली. और यहाँ पर जो इमेज दे रखी है वो फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट की इमेज है और क्या क्या फंक्शन जो है वो इन्वायरमेंट परफॉर्म करती है. एसिमुलेट करती है वेस्ट को, प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज को हमें, और इसके अलावा और क्या क्या इन्वायरमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है. ऑप्शन के अंदर यहाँ पर कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शंस विच इंडिकेट द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाइटल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द इन्वायरमेंट. क्या क्या वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. क्या ये लाइफ को सस्टेन करती है, क्या ये एस्थेटिक सर्विसेज हम लोग को देती है, जनरेट करती है वेस्ट को, प्रोवाइड करती है सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को. तो वेस्ट जनरेशन जो है वो इन्वायरमेंट का फंक्शन नहीं हो सकता है. ओनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें प्रोवाइड करके दे ऐसा भी नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं. तो पहला और दूसरा जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा. और पहला और दूसरा सही आंसर होने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके अंदर आप लोग को सही आंसर के तौर पर देखने के लिए मिलेगा. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा. अब एग्जाम के अंदर जब आपको आंसर करना है तो आपको इसका आंसर कैसे करना है, आपको आंसर करना है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18. और सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन है आपका ए. और ए सॉल्यूशन क्या कहता है यहाँ पर, ए सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करता है क्या, ये वाला ऑप्शन. दोनों ऑप्शन आपको लिख रहे हैं, सस्टेन लाइव्स एंड प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज. एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब दैट बेसिकली इनहेंसेस द ब्यूटी ऑफ द नेचर, राइट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए. और क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. अब ये देखो, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग को ध्यान रखने हैं क्योंकि यही वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं और बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत बना देते हैं. क्यों? क्योंकि यार हम लोग कई बार क्या करते हैं इसके अंदर, कई बार इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं और गलत आंसर मार्क कर देते हैं. इज नॉट अ करेक्ट फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. कौन कौन सा यहाँ पर दिया गया जो फंक्शन नहीं है ना, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज. तो सस्टेन भी करती है लाइफ को, एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट करे वेस्ट को, ये नहीं है. एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट जो है वो करेक्ट फंक्शन नहीं है क्योंकि जो वेस्ट जनरेट हो जाता है वो इतनी आसानी से इन्वायरमेंट चाहकर भी उसे क्या नहीं कर पाती, एलिमिनेट नहीं कर पाती है, राइट. इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होना चाहिए वो इसका राइट आंसर होना चाहिए. ए शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब आइए सीबीएसई के आंसर भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि सीबीएसई क्या कहता है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए. तो यहाँ पर आप लोग देखते तो पहले का आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड. और फर्स्ट और सेकंड का मतलब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर मतलब है सर, फर्स्ट और सेकंड का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए. पहले वाले का क्या है, ऑप्शन नंबर ए है. और सेकंड वाले का क्या है, ओनली ए होना चाहिए, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन नंबर 19. और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. दी गई स्टेटमेंट को केयरफुली समझो और बताने की कोशिश करो. पहली स्टेटमेंट कहती है द ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. बिल्कुल. तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली क्या किया था, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए
अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए यहाँ से वो क्या किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे रॉ मटेरियल का, और वहाँ से फिनिश गुड्स बनाकर इंडिया के अंदर डंप कर दिया करते थे। उसके पीछे का मेन इंटेंशन क्या था, मेन रीज़न क्या था? तो मेन रीज़न उसके पीछे का बताया जाता है कि भैया जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनको ग्रो करने से रोका जा सके। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ग्रो करने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान था, वो योगदान किसका था? दैट वाज द रॉयल्टीज ऑफ दैट टाइम, है ना, जो राजा वगैरह हुआ करते थे उनके पीछे, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है हमारे पास, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू ग्रोस वैल्यू एडेड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। तो कॉलोनियल रूल के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश रूल के द्वारा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो ग्रोस वैल्यू एडेड है वो बहुत ज़्यादा तेजी के साथ इंप्रूव करा या फिर इंक्रीज करा, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट पहली सही है, दूसरी फॉल्स है, बिल्कुल सही है, यही आंसर होना चाहिए इसका। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो 19th क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट पहली सही है और स्टेटमेंट दूसरी यहां पर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आप लोगों से? कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। यहां से आपने आंसर चूज करना है। द एजुकेशन कमीशन 1946 हैड रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 4% ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। 4% जो है वो क्या होना चाहिए? एजुकेशन के ऊपर स्पेंड होना चाहिए। एजुकेशन कमीशन ने ऐसा बोला था 1964-1966 के अंदर। नेक्स्ट कहता है द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन stepping up expenditures in the education sector over the year to fulfill the objective of attaining the सेंट% लिटरेसी। सेंट% लिटरेसी का मतलब क्या है? यहाँ पर 100% लिटरेसी को लेकर आने की बात की जाती है, यानी कि हर कोई साक्षर बने, हर कोई एजुकेटेड बने। उसको एजुकेटेड बनाने का हर किसी को प्रयास यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो यार देखो, बोथ असर्शन और रीजन जो है वो सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को? नहीं, दोनों असर्शन और रीजन सही है, बट रीजन सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, और असर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। ये बिल्कुल सही बात है। या कि 1964-66 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 4% एजुकेशन के बारे में बात नहीं की गई थी। इनिशियल फेसिस पर वहाँ पर बात हुई थी कि इनिशियल फेसिस पर हम लोग एक पर्टिकुलर, जैसे कि 1% 2% के आसपास उस समय पर बातचीत थी, बिल्कुल 6% की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, 100% के ऊपर बात बिल्कुल की जा रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही होना चाहिए। तो भैया 20th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अब देखते हैं ये क्या कहता है। यहाँ पर भी असर्शन ए जो है वो फॉल्स है, जबकि रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, और 21 क्वेश्चन क्या कहता है? इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा the policy makers of India adopted an economic system that fundamentally implies the coexistence of dash and dash। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिसी मेकर्स ने, जो भारत के थे, उन्होंने एक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करी, जो कि किस किस के बारे में बात करता था? तो उसके अंदर बात की जाती थी कि भैया हमारे पास पब्लिक सेक्टर भी होगा और साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर भी होगा, दोनों की बात की जाती है। तो स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात नहीं की गई थी, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात नहीं हुई थी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में, प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर के बारे में। तो उस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करी थी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही एग्जिस्टेंस वहां पर होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर क्या करेगा? पब्लिक सेक्टर लीड करेगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? इनिशियल फेजेस पर फॉलो करेगा पब्लिक सेक्टर की पॉलिसीज को। यहां पर यह बात की गई थी। अब इसका आंसर देख लेते हैं एक बार कि 21 क्वेश्चन का आंसर क्या बोलता है? सी आंसर बोलता है यहां पर, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इन कंटेम्पररी इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, नेमली। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती थी, राइट? जो इंडिया का जो रूरल बैंकिंग की अगर बात की जाए आज के प्रेजेंट इंडिया में, कंटेम्पररी इंडिया का मतलब है प्रेजेंट इंडिया के अंदर, राइट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है? आरआरबीज है हमारे पास, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स की बात यहां पर की जाती है। हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स की बात यहां पर की जाती है। हमारे पास लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जिसको कि आप एलडीबी के नाम से भी जानते हैं, और कमर्शियल बैंक्स की बात यहां पर की जाती है। तो चारों टाइप के बैंकिंग सिस्टम की बात जो है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है प्रेजेंट टाइम के अंदर। इसका मतलब कि चारों ही इसका सही आंसर होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो होना चाहिए वो इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 27 का, 22 का, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है और 23 क्वेश्चन आप सब लोगों से क्या कहता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991। 1991 के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारे पास रिफॉर्म्स देखने के लिए मिले थे, एलपीजी रिफॉर्म्स बेसिकली आए थे। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कौन सी दी गई बात है, उसके अंदर आपको पता है कि 1991 पे जब रिफॉर्म आए थे तो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म्स भी आप लोग को देखने के लिए मिले थे। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म्स देखने के लिए मिले थे तो उसके अंदर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो बात है वो गलत है। यहां पर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात की गई थी फॉरेन सेक्टर के साथ साथ, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया गया था 74% के आसपास, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो इन्वेस्ट करें इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ये भी सही बात है। चेंज इन द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर, ये गलत है। फैसिलिटेटर से रेगुलेटर नहीं बनाया गया था बल्कि रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया था, यानी ये उल्टा लिखा गया है। रेगुलेटर से क्या बना था आरबीआई, फैसिलिटेटर बना था। पहले आरबीआई क्या होता था, पहले आरबीआई यूज्ड टू बी द रेगुलेटर, पहले वो रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था। बाद में उसका एक हेल्पिंग हैंड बना दिया गया कि अब आप आरबीआई क्या करने वाला है, बैंकों को ग्रो करने में फैसिलिटेट करने वाला, मदद करने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो कहता है चेंज इन द रोल ऑफ द आरबीआई फ्रॉम फैसिलिटेटर टू द रेगुलेटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाइना से डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम, डेमोग्राफिक का मतलब हुआ बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहां पर पॉपुलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ऑफ 4:1 रिजल्टेड इन अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल कंपेयर टू द यंगर पॉपुलेशन, यानी कि अब आप लोगों को पता है कि चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो लेकर आई गई थी और उस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो चाइना के अंदर एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी बढ़ गई थी एज कंपेयर टू द यंग माइंड्स ओवर देयर। दिस वॉज प्राइमरली ड्यू टू इम्प्लीमेंटिंग, क्या इंप्लीमेंट किया था चाइना ने, तो आपको पता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना लेकर आया था। कैसी पॉलिसी लेकर आया था, वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था, जिसको बाद में चाइना क्या कर देगा, रिवोक कर देगा, हटा देगा। तो ग्रेट लीव फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट प्रोलेशन कल्चर रेवोल्यूशन, वन चाइल्ड नो, यही आंसर है इसका, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कि SEZ भी बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डैश वॉज सेटअप in 1974 by the Indian government to address two major environmental concerns, that is water and air pollution। 1974 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसकी मेन काम क्या था, जिसका मेन काम था कि वाटर और एयर पोल्यूशन को स्टॉप करना, रोकना। वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था, ब्रंट लैंड कमीशन आया था, या फिर मॉनिटरी प्रोटोकॉल। मॉनिटरी प्रोटोकॉल और ब्रंट लैंड कमीशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर आए थे, लेकिन इंडिया लेवल पे पूछ रहा है तो स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारे पास। लेकिन बेसिकली उस टाइम पर जो 1974 के अंदर जो बोर्ड बनाया गया था उसको बोला जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड जो है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ अगला क्वेश्चन कहता है, एज्यूमिंग इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल का मतलब है कि ऐसी एक इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती बट हम मान रहे हैं कि ऐसी कोई इकोनॉमी है। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी है ना, रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं यहां पर। तो क्या कहता है कि जो रियल जीडीपी है रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 9% ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक फिस्कल ईयर के अंदर हमें 9% की ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। हाउएवर द इकोनॉमी फेस्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एन एडुकेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हमें अगर जीडीपी की अगर बात की जाए और रियल जीडीपी जिसके बेसिस पर हम लोग अपनी ग्रोथ को मेजर करते हैं उसके हिसाब से हमें 9% की ग्रोथ जो है वो हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा पाए। आइडेंटिफाई द सिचुएशन इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब आपको सही ऑप्शन यहां पर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। कहता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर दिखाता है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स दिखाता है, या फिर जॉबलेस ग्रोथ दिखाता है। तो आपको यहां पर क्या दिखता है कि वर्कफोर्स जो है वो कैजुअलाइज कर दिया गया था वर्कफोर्स को।
आपको इनफॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर से हटकर वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाने लगे थे, या फिर फॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, या फिर आपको देखने के लिए मिलता है जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ऐसे लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके अंदर ग्रोथ जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होना चाहिए वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1951 टू 2016 लेड टू एन इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज हुआ इंडिया के अंदर, 10 गुना मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ाया गया। तो इसको ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नॉट रिलेटेड टू दिस, गोल्डन रेवोल्यूशन भी इससे रिलेटेड नहीं था, राइट। ऑपरेशन फ्लड या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री से रिलेटेड था। ऑपरेशन फ्लड जो था वो लेकर आया गया था किससे रिलेटेड? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आइए देख लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। 26 का क्या आंसर बता रखा है? 26 का आंसर जॉबलेस ग्रोथ है और 27 का आंसर ऑपरेशन फ्लड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्रिटिकली अप्रेस द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट जो की गई थी, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को, स्टेक्स को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, उसको बेसिकली प्राइवेटाइज करना को ही डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा के अंदर। तो इसके क्या फायदे हुए, है ना? तो क्या फायदा होगा? तो जनरली जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनका कंट्रोल जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गया तो वो डेफिनेटली बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जनरली क्या किया गया था? डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई थी। बाकी देखते हैं कि सीबीएसई ने इसके आंसर को कैसे बताने की कोशिश करी है। आइए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कहता है डिसइन्वेस्टमेंट एम टू बूस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड मॉडर्नाइजेशन। The government exceeded its mobilization target, but assets of the public sector enterprises had been undervalued, resulting in significant losses to the गवर्नमेंट, है ना। तो मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे उनके अंदर क्या था? अंडर वैल्यूएशन आप लोग को देखने के लिए मिला, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट एसेट्स थे दैट आर नॉट दैट मच प्रोडक्टिव। गवर्नमेंट एसेट बेसिकली आप फिजिकल एसेट्स की तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन ह्यूमन एसेट्स की भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। Moreover, the proceeds were primarily used to cover shortfalls of government's revenue instead of investing in the social infrastructure or the development of the public sector enterprises. तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर हम लोग जो भी शॉर्टफॉल थे गवर्नमेंट रेवेन्यू के उसको इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग हम लोग क्या कर रहे थे? डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान यहाँ पर नहीं देने लग रहे थे। सो दैट वॉज द बेसिक रीजन जो कि आपको सीबीएसई ने यहाँ पर बताया है। और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे दैट वर बेसिकली लॉस मेकिंग, सो इन ऑर्डर टू मेक देम प्रॉफिटेबल दिस डिसइन्वेस्टमेंट वॉज बेसिकली डन, राइट। हाँ, ग्लोबलाइजेशन इज एन एसेंस सेंस आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन फ्रीडम देने के लिए, एक इकोनॉमी को फ्री करने के लिए। लिबरल का मतलब क्या था? फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ के लिए? जैसे कि लिबरेशन पहले क्यों नहीं हुआ करती थी, या फिर लिबरेशन के पीछे का क्या रीज़न था। तो आप लोग उसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ एक किस्म से आप लोग ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जैसे कि कोटाज लगा रहे हैं आप लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? क्वांटिटी वाइज टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात यहाँ पर की जाती है। सो ग्लोबलाइजेशन ने डेफिनेटली इस चीज़ को रोकने की कोशिश करी यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देखो क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन इज इंडीड an essential outcome of liberalization of an economy. The removal of the reduction of restrictions in the industrial sector, financial sector, trade and investment policy, etc. open the doors of Indian economy to the rest of the world. तो अब हम लोग क्या कर पा रहे थे? अपनी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में हम लोग compete कर पा रहे थे, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ हम लोग जुड़ पा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक कंट्री के जैसे हो गया था, और आसानी से हम लोग क्या कर पा रहे थे? ट्रेड कर पा रहे थे। सो लिबरलाइजेशन जो है वो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आया हमें इंडियन इकोनॉमी के साथ में। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली वर्ड साइंस के अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है, यानी कि फास्ट कर देता है। तो सेम सेंस पे इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या बोला गया कि लिबरलाइजेशन जो है उसने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट किया। तो सपोर्टिंग एक्ट, सपोर्टिंग रोल जो है वो यहाँ पर इसके द्वारा प्ले किया जाता है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, और 29 क्वेश्चन क्या कहता है? 29 क्वेश्चन कहता है टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी, लिबर्टी इंडिकेटर शुड बी कंसिडर्ड अलोंग विद अदर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कहता है अगर आपको किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, ग्रोथ के बारे में बात करनी है, सो देयर मस्ट बी लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेटर्स दैट आर फ्री, दैट आर अनबायस्ड, राइट? वहां पर फ्रीडम है। फ्रीडम किस चीज की है? फ्रीडम है कि अपने थॉट्स को, अपने हर एक चीज को क्या किया जा सके, वहां पर डिटेल में एक्सप्रेस किया जा सके, राइट? देयर शुड बी लिबर्टी, देयर शुड बी फ्रीडम फॉर डूइंग एनीथिंग, फॉर जस्टिफाइंग योरसेल्फ, राइट? तो यहां पर क्या बोला जाता है? यस, मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जहां पर लिबर्टी इंडिकेटर जो है वो उसको भी कंसिडर करना चाहिए बाकी सारे सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के साथ में, राइट? कैसी अप्रोच है ये? कंप्रिहेंसिव। कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठी अप्रोच है। लिबर्टी इंडिकेटर्स मेजर द एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन अ सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। These indicators are significant as they reflect the degree of civil liberties, political rights, and economic freedom within a society. With the incorporation of liberty indicator, policymaker can gain a more holistic understanding of the economic development status. तो यहाँ पर हमें सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हमें अपने इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, राइट? और साथ ही साथ में हम लोग क्या कर पाते हैं? इकोनॉमी के बारे में उस चीज़ को जस्टिफाई भी कर पाते हैं, राइट? सो यस, इंडिकेटर्स आर मस्ट, और इंडिकेटर जो है वो क्या करते हैं? बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? द रिफॉर्म प्रोसेस implemented in the late 1970s, commonly known as China's open door policy, encompassed a wide range of reforms across sectors like agriculture, investment, industry, etc. These reforms played a pivotal role in driving the rapid growth of Chinese economy over the subsequent decades. In the light of the given text, discuss any two reforms responsible for the rapid economic growth of China. 1970 के बाद चाइना ने क्या किया? आपके पास ओपन डोर पॉलिसी लेकर आई, जिसकी वजह से, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आप चाइना के अंदर क्या कर सकते थे? आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। और चाइना इन्वेस्टमेंट को क्यों प्रमोट कर रहा था? क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं ये चीज़ जानता था कि अगर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर अगर ग्रो करना है, तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अगर हमें चाहिए तो हमें सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से वो ग्रोथ नहीं मिल सकती है, हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आप लोग को देखती हुई नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है? The fast-paced economic growth in China can be tracked back to the following reforms introduced in 1978. In the initial phase, reforms were initiated in the agriculture. पहले किस में लेकर आए गए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में, यहाँ पर लोगों ने पढ़ा है। फिर फॉरेन सेक्टर्स पे, फिर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। फॉर इंस्टेंस इन एग्रीकल्चर, कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स विच वर एलोकेटेड टू द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स। तो जो जमीन थी उनको क्या किया गया था? लोगों के बीच में बांट दिया गया था। उनको क्या बोला गया था कि भैया आप सारे के सारे पैसे को रखो, बस हमें सब्सिक्वेंट टैक्सेस उसके ऊपर पे कर दो। यानी कि सारे के सारे कम्युनिस्ट इकोनॉमी के अंदर जनरली यही होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जनरली यही होता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज अल्टीमेटली जो बिलोंग करते हैं वो किससे करते हैं? गवर्नमेंट से करते हैं। सो गवर्नमेंट यहाँ पर रिसोर्सेज देने लग रही है, लेकिन इसके साथ में ये भी बोल रही है कि भैया आप रिसोर्सेज का यूज़ करो, आप प्रॉफिट बनाओ, लेकिन हमें टाइम पर टैक्सेस पे करते रहो। सब्सिक्वेंट फेज के अंदर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी रिफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। जो प्राइवेट फर्म्स थी टाउनशिप के अंदर, विलेज एंटरप्राइजेस थे, राइट, इनको क्या किया गया था कि गुड्स बनाने के लिए इन्हें प्रेरित किया गया था। और चाइना ने बेसिकली क्या किया था कि जो अपने वहाँ के जो नौजवान हुआ करते थे उनको भेजा बाहर पढ़ने के लिए कि आप जाओ और देख कर आओ कि यार इंडस्ट्रियल सेक्टर बाकी जगह पर कैसे ग्रो करने लग रहा है, और उसी चीज़ को आप यहाँ पर भी अप्लाई करो, तो ताकि हमारा भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर क्या हो सके? ग्रो हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 31 क्वेश्चन, और 31 क्वेश्चन क्या कहता है? Under the Delhi Declaration, the G20 nations pledged to reach global net zero emission approximately by mid-century and triple global renewable energy capacity by 2030। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाले हैं, और जितना आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं उसका 3 गुना टाइम हम लोग यूज़ करेंगे 2030 तक। इस स्टेटमेंट को बताओ, जस्टिफाई करो, और इसके पीछे का रैशनल बताओ, यानी कि इसके पीछे का लॉजिक बताओ, ऐसा क्यों है, ऐसी कमिटमेंट क्यों की गई G20 नेशंस के द्वारा, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव किया जा सके। और
इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, राइट, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. सो अंडर द दिल्ली डिक्लेरेशन द G20 मेंबर्स कंट्रीज हैव एग्रीड टू एलिमिनेट एफर्ट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, है ना. क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ये सारा का सारा प्रयास जो है वो किया जा रहा है G20 नेशंस के द्वारा, ताकि ये जो नेशंस है ये क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को बिल्कुल कम कर पाएंगे. ग्रीन हाउस गैस बेसिकली वो होती है जो बेसिकली हमारी इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, और इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या जो है हमें देखने के लिए मिल रही है. क्यों? क्योंकि इन गैसेस की वजह से हमारी ओजोन जो है उसका डिप्लेशन होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को. इट हैज़ बीन एग्रीड टू डिवाइस एन इफेक्टिव अप्रोच टू ट्रांजिटिंग फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. Wind energy and solar energy serves as the good illustrations of environmental friendly sources of energy that contribute to achieving sustainable development. तो अभी हम लोग किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है एज कंपेरेटिवली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जगह, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? इट वुड बी अनक्लियर टू से दैट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल लेज द ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन. डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद द वैलिड इलस्ट्रेशन. कहते हैं ये थोड़ा सा अनक्लियर रहेगा ये बोलना कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ह्यूमन बींग्स की, राइट. एक नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक ग्राउंड के तौर पर काम करते हैं. तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस भी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग होता है, वो कंट्री डेफिनेटली उन कंट्रियों से ज़्यादा बेहतर करती है जिनके अंदर ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं है. ह्यूमन कैपिटल हमेशा एक कंट्री के द्वारा या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ पर उसको एक एसेट के तौर पर समझना चाहिए, ना कि एक लायबिलिटी के तौर पर, राइट. तो आइए इसको समझते हैं क्या कहता है यहाँ पर. तो सीबीएसई ने क्या बोला है यहाँ पर? एन इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनक्लियर owing to the problem pertaining to the estimation of quantifiable relations between the two. Educational yardstick like years of schooling, teacher pupil ratio, enrollment rate may not reflect education quality accurately. लेकिन कई बार ये चीज़ भी बिल्कुल सही है कि यार अपन लोग ह्यूमन कैपिटल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा रोल है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर टीचर्स का रोल ज़्यादा है. ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो है वो टीचर पीपल रेशियो होना ज़रूरी है. ईयर ऑफ स्कूलिंग का होना ज़रूरी है कि कितने साल बच्चा स्कूल जाएगा तो हम उसे एडुकेटेड बोलेंगे. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. ह्यूमन कैपिटल मेजर क्या करता है? Convergence between developing and developed nations. However, there is no empirical evidence to provide income per capita convergence. Hence, education may improve but cannot guarantee similar progress different countries. Right? कई कंट्रीज कहता है कि यार एजुकेशनल वाइज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल जो है बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है. कहता है एजुकेशन कैन नॉट बी द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर हम ये बोल सके कि कोई भी इकोनॉमी के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है वो प्रोडक्टिव है या नहीं है, राइट. इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, राइट. देयर आर सम अदर पैरामीटर्स ऑल्सो दैट ऑल्सो नीड टू बी जस्टिफाइड. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन द संसद आदर्श ग्राम योजना इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार के द्वारा एक संसद आदर्श ग्राम योजना का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आया गया था. अब इसके पीछे क्या थे? जो भी एमपीज थे वो क्या करते थे? किसी भी एक गांव को गोद लिया करते थे ताकि उस गांव को बेहतर किया जा सके, राइट. दिस इज द इमेज ऑफ पार्लियामेंट. यहाँ पर विलेजेस है, यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर की बात की गई है, यहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है. तो एमपी क्या किया करते थे? किसी भी एक गांव को गोद लेते थे इस स्कीम के तहत, और वहाँ पर हेल्थ सेक्टर और विलेज की जो कंडीशंस है उनको अच्छा करने की कोशिश किया करते थे, यानी कि उस गाँव को अच्छा बेहतरीन बनाने का प्रयास जो है वो उनके द्वारा किया जाता था, राइट. तो यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है. तो क्या कहता है ये? यहाँ पर देख लीजिए. अंडर द संसद आदर्श ग्राम योजना इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नीड टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप वन विलेज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विलेज को उनको उठाना होता था और उसको ग्रो करना होता था. वर टू डेवलप 3 विलेजेस, मॉडल विलेजेस,
मॉडल ऐसे विलेजेस कन्वर्जिंग ओवर 2500 villages. MPs were expected to facilitate a village development plan, motivate villagers to take activities and build infrastructure in the areas of health, nutrition and education. Right? अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है दैट इज फॉर यहां पर स्टेट एनी टू एग्जांपल ऑफ अलाइड एक्टिविटीज. अलाइड एक्टिविटीज का मतलब है दीज आर दोस एक्टिविटीज दैट आर नॉट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर बट दीज आर एंसिलरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं बोल सकते लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, अलाइड है. सो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? लाइफ स्टॉक फार्मिंग आ सकता है, बी फार्मिंग आ सकता है ना, किसकी? बी की, है ना, हनी कॉम्स जो होते हैं उनको पालना. फिर हमारे पास क्या आ सकता है? फिर हमारे पास फिशरीज आ सकती है ना. ये सारी की सारी इसके अंदर देखी जा सकती है. तो यहाँ पर भी इसी के एग्जांपल दे रखे हैं. वी हैव टू एग्जांपल्स ऑफ दिस. वी हैव लाइफ स्टॉक के अंदर पशुपालन करना, फिशरीज यानी कि मछली पालन करना. ये सारे के सारे इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं. Now the next question is explain briefly the संसद आदर्श ग्राम योजना इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो आपको इमेज दिखाई उसी इमेज को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू रीड द टेक्स्ट केयरफुली. ये सेक्शन थोड़ी सी आसान रहती है एज कंपेरेटिवली. अगर आपको फैक्ट्स पता है, आपको चीज़ें पता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपको करंट सिनेरियो से भी क्वेश्चंस पूछने के लिए मिल सकते हैं. Employment generation has remained one of the top challenges of India's policy makers, and over the years this has only become more complex. India has experienced more or less consistent growth in the structure of the output of the economy, especially after the economic reforms which is measured by gross value added. However, the trend in employment did not reveal a consistent and clear pattern. These complexities have led to a wide variety in the conclusion drawn by the experts and various studies on workforce and employment. Now, आगे क्या कहता है? तो two major sources of data on the workforce and employment has been number one, decennial population census and nationwide quinquennial survey on employment and unemployment by the erstwhile NSSO under the Ministry of Statistics and Programs Implementations, Government of India. The nationwide empowerment and unemployment survey has been replaced by the periodic labor force survey conducted by the National Statistical Office of MOSPI, which started in the year 2017-18. According to NSO, the PLFS data measures the dynamic in labor force participation, workers to population ratio and the employment status along with the related important parameters for both rural and urban areas. Labor force includes persons who were either working or employed or those available for work or unemployed. Some persons in the labor force are abstained from work from various reasons. Deducting that numbers from the labor force gives the number of actual workers. These workers are further categorized as persons who are engaged in any economic activities, as self-employed or regular wage salaried and casual laborers. The difference between the labor force and the workforce gives the number of unemployed person, right? कि unemployed persons का जो कि अगर मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन तो वो कैसे निकाल सकते कि लेबर फोर्स में से और जो वर्क फोर्स है उसका डिफरेंस जो है. The size of the labor force in the country has increased from 485.3 million in the year 2017-18 to 497.4 million in the year 2018-19. The next year, the labor force increased by 8% and reached 537.9 billion. This increase was witnessed across male and female population as well as rural and urban households. तो यार अगर आप सब लोग देखेंगे तो ये पैसेज जो है, ये पैराग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को कोशिश करनी है सबसे लास्ट में ही करने की. क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे तो फंस के रह जाओगे, बार बार देखोगे कि यार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए. लेकिन इनके आंसर जो है वो आपको यहीं से मिलते हुए नजर आ जाएंगे. तो यहाँ पर क्या कहता है देखो, यहाँ पर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट एनी टू मेजर सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन द वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट. तो मेन सोर्सेज क्या क्या है वो ऊपर आपने पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है. तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है. देखो यहाँ पर एक आपके पास क्या था, मेजर सोर्स, एक डेकेनियल पॉपुलेशन सेंसस था और दूसरा क्विंकेनियल सर्वे बाय एनएसएसओ.
राइट। इसका मेन आंसर कहाँ पर है? इसका मेन आंसर उसी पैराग्राफ के अंदर है, यहाँ पर अभी देख लेते हैं वो कहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी के अंदर इसको क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, ये रहा। तो बेसिक डाटा जो है ये आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ये रहा, 2 मेजर सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन द वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन decennial population census and the nationwide quinquennial survey on employment and unemployment, right? Now the next question क्या कहता है हमारे पास? The labor force encompasses a broader category than the workforce. Defend or refute the statement. Give valid reason in support of your answer. इसका आंसर भी आपको यहीं से देखना मिलेगा. Broader category than workforce, right? अब यहां पर इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, यहां पर ये देखो, राइट, द साइज ऑफ द लेबर फोर्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4853 million to 497.4 million in the year 1819. The given statement is defended. Labor force refers to the numbers of persons who are either employed or unemployed, whereas workforce refers to all the people who are actively engaged in the economic activities. Hence, labor force is a wider term than the workforce. तो wider term है किसे? workforce से, labor force की अगर बात की जाए. Now, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्कर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेटस. इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेट एनी 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, ओवरऑल एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं. तो सेल्फ एम्प्लॉयड आर दोज हु वर्क्स फॉर ऑन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट. अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए वो अपने आप काम करते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपना काम चलाने के लिए. Next question is the last question, and the question is under the industrial policy resolution, IPR आया था 1956 के अंदर. हम लोग जानते हैं the system of industrial licensing was introduced to promote regional equality. Justify the given statement with the valid arguments, right. तो industrial policy resolution IPR 1956 के अंदर आया था. यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि रीजनल यानी कि एरिया वाइज इक्वलिटी की बात यहाँ पर की जा सके. बिल्कुल सही बात है, और स्टेटमेंट को वैलिडेट भी किया जा सकता है. तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है. Under the IPR 1956, the policymaker reserves a category of industries for the private sector. However, the sector was kept under state control through a system of licenses. Now, new industries was allowed unless a license was obtained from the government. It was easier to obtain a license if the industries unit was established in an economically backward areas. In addition, such units were given certain benefits such as tax holidays and subsidized electricity. The purpose of this policy was to promote regional equality. Area wise equality को promote करना यहाँ पर ज़्यादा important था. देखो यार, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आई थी वो इस इंटेंशन के साथ आई थी कि अगर महात्मा गांधी जी के द्वारा भी ऐसा बोला गया है कि अगर हमें किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो उस कंट्री को ग्रो करने के लिए आपको उस कंट्री के गांव की ग्रोथ के बारे में बात करनी पड़ेगी, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी. सिटी के डेवलपमेंट के बारे में सारे ही बात करते हैं, लेकिन रूरल एरिया के डेवलपमेंट के बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं करता है. तो हमें उसके बारे में यहाँ पर बात करनी होगी. तो रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए हम लोग सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम लोग टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं, टैक्स हॉलीडेज़ की बात करते हैं, ताकि उसको ग्रो किया जा सके, सो दैट वी कैन ग्रो दैम. Now the next important point is during the colonial period India's former trade was characterized by a large export surplus. ये तो ठीक है, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया. Discuss briefly the estimates made by notable scholars regarding the national income and per capita income during the colonial period. तो यार आप सब लोगों को पता है ये पहले चैप्टर के अंदर ही है, और पहले चैप्टर के अंदर क्या लिखा गया था कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपना अपना अटेम्प्ट किया है कि वो नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट करें, लेकिन किसी के भी अटेम्प्ट को वहाँ पर इतना कारगर नहीं माना गया था. वहाँ पर वीके आरबी राव के अटेम्प्ट को सबसे बेहतरीन माना गया था उस समय पर. वहाँ पर आपको दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, राइट, इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन को वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, राइट. तो देखो क्या बोलता है. सेवरल नोटेबल स्कॉलर्स सच एज दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिल्डर सिरस, वीके आरबी राव, आरसी देसाई मेड अर्स्ट एफर्ट्स, right, to compute the national income and per capita income, right, calculate the national income during the colonial era. Amongst these scholars, V.K. R.B. Rao were considered more significant. However, the majority of these studies revealed that the country's overall real output growth during the first half of the 20th century was 2%, and that has a meager per capita growth of 0.5%. तो यार ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है.
तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सारी इंपॉर्टेंस वहीं से है। तो एनसीईआरटी ज़रूर हम लोगों ने किसी भी कीमत पर क्या करनी है यार, करनी है। Next, during the colonial period, India's foreign trade was characterized by a large export surplus. However, this did not result in any flow of gold or silver into India. Justify the given statement. ये भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस तो हुआ करता था, क्योंकि इंडिया पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी क्या किया करता था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में ट्रेड किया करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया वॉज मेड एन एक्सपोर्टर टू सम ऑफ द कंट्रीज, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं 50% से ज़्यादा ट्रेड जो है वो उस समय पर ब्रिटेन के साथ हुआ करता था, और जो कुछ बचा हुआ ट्रेड था वो कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे कि सिलोन का मतलब श्रीलंका, पर्शिया का मतलब ईरान, चाइना, उन्हीं कुछ कंट्रीज के साथ वहां पर आपको देखने के लिए मिलता था। राइट, तो जो एक्सपोर्ट सरप्लस तो आता था, लेकिन उस एक्सपोर्ट सरप्लस को ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने ऊपर ही कंज्यूम किया करते थे, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस को चलाने के लिए जनरली यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर देखो, थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट सरप्लस। हाउएवर दिस सरप्लस हैड डिटरमाइंड consequences for the country's economy. This export surplus did not bring gold or silver into India. Instead, it was used to cover expenses incurred in the office set by the colonial government in Britain. The expenses on war fought by the British government and the import of the invisible items and the contributed to the drain of India's wealth, right? तो इंडिया की वेल्थ के अंदर आपको काफी अच्छा डेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। Explain the rationale behind choosing self reliance as a central planning objective in the India's development strategy. तो हमने क्यों बात करी सेल्फ रिलायंस की? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर होना। क्यों? क्योंकि इंडिया यूज्ड टू बी द इंपोर्टर ऑफ द फूड ग्रेन्स। इंडिया फूड ग्रेन को क्या किया करता था? इंपोर्ट किया करता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। तो अपन लोगों को क्या करना था? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उस चीज को रोकना था कि हम लोग क्या कर सके यार, ज्यादा इंपोर्ट ना कर सके, है ना? वी शुड नॉट इंपोर्ट मोर, राइट, रादर देन वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, है ना? हम लोग सेल्फ रिलायंट बने, खुद के ऊपर ज्यादा काम करें। सो इट वॉज क्या बोलता है, सेल्फ रिलायंस वॉज अडॉप्टेड एज अ सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इन इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बाय द पॉलिसी मेकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. To reduce the dependence on the foreign trade, the stress was laid on mobilizing domestic resources. It was feared that the dependence on the imported food supplies, foreign technology, and foreign capital may increase foreign interference in our policy. एक बार फिर हम ब्रिटिशर से आज़ाद हुए, लेकिन फिर से हमारे ऊपर कोई और कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, किसी और कंट्री के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर करी। राइट, सो ये था हमारा सैम्पल पेपर यार, और काफ़ी आसान सा सैम्पल पेपर था, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था इस पूरे के पूरे सैम्पल पेपर के अंदर। और अगर आप सब लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सब लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हमारे बैचेस के अंदर जुड़ सकते हैं। और हमारे बैचेस को परचेज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, Adobe47 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर के ऊपर जाकर, और वहाँ पर जाकर आप सब लोग सीयूटी के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई कर सकते हैं। वो कोड रहेगा Y828। अगर आप किसी भी कोर्सेज के ऊपर जाकर वहाँ पर ये कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था आप लोगों का सैम्पल पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, हर एक चीज़ को ये मानते हुए कि आप सब लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई है ना? बहुत आसान सा पेपर है, कुछ खास पेपर लगा नहीं मुझे सैम्पल पेपर के हिसाब से। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।